अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम डाटा को इनपुट भी करते हैं और उसके रिज़ल्ट के तौर पे हमें कुछ डाटा आउटपुट भी दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कैलकुलेटर की बात करें, कैलकुलेटर भी एक सॉफ्टवेयर है और इसमें भी हम डाटा को इनपुट करते हैं, वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं और उसके नतीजे में कैलकुलेटर कैलकुलेशंस करने के बाद उसका रिज़ल्ट हमें आउटपुट करता है। इसी तरह से अगर हम एक गेम की एग्जांपल लें, उस गेम में भी इसी तरह से हम बटन्स प्रेस करके कुछ इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पीड को तेज़ करना हो या फाइटिंग वाली गेम के अंदर आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह से डिफरेंट किस्म के बटन्स प्रेस करके, डिफरेंट किस्म के कीज़ प्रेस करके आप इनपुट दे रहे होते हैं और उसके नतीजे में जो आपको रिज़ल्ट मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्पीड तेज़ करने का बटन प्रेस किया और गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी आउटपुट ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो, वो कोई एक्शन भी परफॉर्म हो सकता है आउटपुट। तो मकसद बताने का ये है कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर को बनाते हुए इनपुट इंस्ट्रक्शंस और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि आज हमारे लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, और इसके साथ साथ प्रिंट एफ फंक्शन के हवाले से देखेंगे कि ये प्रिंट का फंक्शन जो है वो क्या काम करता है। वैसे तो और भी बहुत से फंक्शंस हैं हमने इस चैप्टर में देखने हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हमने प्रिंट एफ फंक्शन को डिटेल में पढ़ना है कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या है और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट क्या है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ नॉन एज इनपुट। कंप्यूटर को जो चीज़ भी एंटर की जा रही है, वैल्यूज़ हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, उसे इनपुट कहा जाता है। द इनपुट इज़ मोस्टली गिवन बाय द कीबोर्ड। द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। वो कहता है कि एक स्टैंडर्ड इनपुट मतलब ये एक टर्म है जो यूज़ की जाती है कीबोर्ड के ज़रिए। जब आप कोई चीज़ इनपुट कर रहे होते हैं तो उसे स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। लास्ट पॉइंट में देखें, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शंस टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाते हुए बहुत से ऐसे फंक्शंस आपको दिए गए हैं जिन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अब उन फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस हैं? एक स्कैन एफ का फंक्शन है, एक गेट एस का फंक्शन है, इसे गेट्स फंक्शन भी कहते हैं, गेट एस भी कहते हैं, और एक गेट करैक्टर फंक्शन है। गेट सी एच का मतलब करैक्टर है, तो इसे गेट करैक्टर का फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शंस, और एक लास्ट में है गेट करैक्टर ई। ये चार फंक्शंस हैं जो डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब प्रोग्राम बनाते हुए आप कहीं पर भी ज़रूरी समझते हैं कि यहाँ पर यूज़र से डाटा इनपुट करवाया जाएगा और उसके बाद कैलकुलेशंस करने के बाद वो आउटपुट किया जाएगा। तो इनपुट करने के लिए आपको ये फंक्शंस जो हैं वो यूज़ करने होंगे। इन फंक्शंस को इसी चैप्टर में हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि इनपुट किस तरह से किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आउटपुट क्या है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ नॉन एज आउटपुट। कंप्यूटर से कोई भी चीज़ हम बाहर लेकर आ रहे हैं आउटपुट के तौर पे, तो उसकी बात की जा रही है कि उसे आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट इज़ मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। इसके लिए स्टैंडर्ड आउटपुट एक टर्म है जो यूज़ की जाती है आउटपुट के लिए जो मॉनिटर से आप डिस्प्ले देख रहे होते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट होता है असल में वो उसकी आउटपुट ही होती है। जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल दी कि कैलकुलेटर में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, जो उसका जो रिज़ल्ट होता है वही असल में आपकी आउटपुट होती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शंस टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र। अब जिस तरह से इनपुट के फंक्शंस हमने देखे कि इनपुट के चार फंक्शंस हैं जो सी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें, इसी तरह से आउटपुट के फंक्शंस हैं। एक प्रिंट एफ का फंक्शन है जिसको आज हमने डिटेल में देखना है, और एक पुट एस का फंक्शन है। इसे पुट्स भी कहते हैं या पुट एस भी कहते हैं। जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पुट एस का फंक्शन क्या काम करता है। फ़िलहाल हमने आज जो है वो प्रिंट एफ के फंक्शन को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंट एफ के फंक्शन को, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस हैं, इनके बारे में जो तमाम फंक्शंस हैं, जो अभी हमने चार फंक्शंस इनपुट के देखे हैं और
दो फंक्शंस ये प्रिंट एफ और पुट्स फंक्शन हमने आउटपुट के देखे हैं। इन तमाम फंक्शंस के बारे में जो इनकी डेफिनेशंस हैं या जो भी हदायत या इंस्ट्रक्शंस हैं वो जिस हेडर फाइल में पड़ी होती हैं वो stdio.h है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में इन फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस फाइल को, इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना होगा। आपने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स देखे जो हमने बनाए, एग्जीक्यूट किए, सबसे पहले हमने stdio.h को इंक्लूड करवाया। उसकी वजह यही थी कि हमने अपने प्रोग्राम में जब printf का फंक्शन यूज़ किया, उस printf के फंक्शन ने इसी वजह से काम किया क्योंकि हमने इंक्लूड करवाया था stdio.h को। अगर हम उस फाइल को इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो आपके ये printf फंक्शन या कोई भी फंक्शन जो है वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो ये कह रहा है लास्ट में कि अगर आप इन तमाम फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले stdio.h फाइल को इंक्लूड करवाना होगा, क्योंकि इन फंक्शंस के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी हदायत हैं वो इस हेडर फाइल में पड़ी हुई हैं। जब तक आप इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करवाएंगे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो printf फंक्शन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। द printf फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। printf फंक्शन जो है वो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कांस्टेंट वैल्यूज़ और वेरिएबल वैल्यूज़। मतलब वो ये कहता है कि आप इस printf फंक्शन के ज़रिए एक सिंपल टेक्स्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखें, द फंक्शन printf इज़ प्रोनाउंस्ड एज printf। printf जो है वो इसका प्रोनाउंसिएशन है, मतलब आप इसको जब पढ़ते हैं तो printf के नाम से पढ़ते हैं। इसका सिंटैक्स देखें। इसके सिंटैक्स में हमने अभी तक कुछ printf के फंक्शन, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ प्रोग्राम्स बना के कुछ चीज़ें डिस्प्ले हमने की थी printf के ज़रिए, तो उसमें आपने printf का फंक्शन यूज़ तो किया था, लेकिन आज उसकी डिटेल देखेंगे कि उस printf फंक्शन में किस तरह से काम किया जाता है। तो printf, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखें कि printf हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये देखें ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, छोटी ब्रैकेट, उसके बाद डबल कॉमा स्टार्ट करने के बाद डबल कॉमा के ख़त्म होने तक जो एरिया है, इस एरिए को फॉर्मेट स्ट्रिंग कहा जाता है। ये इस एरिए का नाम है, मतलब यहाँ पर आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखना नहीं होता, ये सिर्फ इस एरिए को नाम दिया गया है कि डबल कॉमा, ये जो ब्लू कलर में जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, डबल कॉमा स्टार्ट से लेकर डबल कॉमा एंड तक, इस एरिया को फॉर्मेट स्ट्रिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा एरिया है वो आर्गूमेंट लिस्ट, उस एरिया को कहा जाता है। यहाँ पर आर्गूमेंट्स लिखे जाते हैं। आर्गूमेंट्स क्या होते हैं ये भी डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो आपने फ़िलहाल इसके सिंटैक्स में ये याद रखना है कि printf का फंक्शन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखी जाती है डबल कॉमा के अंदर, फिर एक छोटा सा कॉमा लगाया जाता है और उसके बाद आर्गूमेंट लिस्ट लिखी जाती है। मतलब ये दो चीज़ें हैं और उन दोनों को सेपरेट किया गया है इस कॉमा के साथ, और लास्ट में ब्रैकेट को बंद करके सेमीकोलन लगा दिया जाएगा, मतलब स्टेटमेंट जो है वो एंड हो जाएगी। तो अब हमने डिटेल में आगे यही देखना है कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या चीज़ है और ये जो आर्गूमेंट लिस्ट है ये क्या चीज़ है, इनका मकसद क्या है और इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है। फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ रिटन इन डबल कोट्स। अभी हमने देखा कि फॉर्मेट स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखा हुआ था। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग, इसे कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग मे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग में भी तीन चीज़ें हैं, ये आपने बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है क्योंकि इसमें कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहले जब हमने printf फंक्शन को स्टार्ट किया तो उसमें आपने दो चीज़ें देखी, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग जो कि डबल कॉमा में लिखी गई और एक आर्गूमेंट्स लिस्ट है जो कि डबल कॉमा के बाहर लिखी गई। अब हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। फॉर्मेट स्ट्रिंग वो कहता है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो कि डबल कॉमा पर मुश्तमिल होती है, इसके अंदर तीन चीज़ें लिखी जा सकती हैं इस डबल कॉमा के अंदर, उस एरिए के अंदर। एक तो आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पाकिस्तान को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाया, या कुछ भी आप हेलो लिख के प्रिंट करवा सकते हैं जो भी प्रोग्राम की मुनासबत से। तो एक सिंपल टेक्स्ट लिखा जा सकता है। देखें टेक्स्ट के आगे लिखा हुआ है, इट इज़ द मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये कोई भी मैसेज हो सकता है जो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। याद रखना है कि इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग में ही लिखना है, मतलब डबल कॉमा के अंदर।
उसके बाद दूसरी चीज़ जो आप डबल कॉमा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वही हैं जिनके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो मॉडुलस डी का साइन हमने यूज़ किया था, मॉडुलस डी, ये मॉडुलस डी जो असल में फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। इसका मकसद क्या है देखें, इट स्पेसिफाइज हाउ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स विल बी डिस्प्लेड। जब आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ प्रिंट करवानी होती हैं या डिस्प्ले करवानी होती हैं, उस सूरत में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम इसको मज़ीद डिटेल में भी देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ क्यों किया जाता है, लेकिन इनका कुछ इस्तेमाल हम आज भी देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए जाते हैं वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए। तीसरे नंबर पे इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ यूज़ की जा सकती है वो है एस्केप सीक्वेंसेस। इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। अब ये एस्केप सीक्वेंसेस का क्या काम है? एस्केप सीक्वेंसेस असल में आपके आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए। देखें, फॉर एग्जांपल आपने एक सेंटेंस जो है उसको आउटपुट करना है और आप ये चाहते हैं कि उस सेंटेंस जो है ना वो 2 लाइन में लिखा जाए। फॉर एग्जांपल आप अपने नाम की एग्जांपल ले लें कि आप अपना फुल नेम जो है वो लिखना चाहते हैं और प्रिंट करवाना चाहते हैं, जिसमें आप ये चाहते हैं कि आपका जो फर्स्ट नेम है वो 1 लाइन में आए और सेकंड नेम जो है वो उससे आगे आने की बजाय बल्कि नीचे वाली लाइन में आए। तो ये चीज़ें भी आपने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ही स्पेसिफाई करनी होती हैं कि आप अपनी आउटपुट को किस तरह से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए या उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसका फॉर्मेट बेहतर करने के लिए। तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एस्केप सीक्वेंसेस के लिए भी एक अलग लेक्चर है, वो इसके बाद आई थिंक इसके बाद तीसरा या चौथा लेक्चर होगा जिसमें आप एस्केप सीक्वेंसेस को रीड करेंगे कि एस्केप सीक्वेंसेस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़िलहाल आपने ये याद रखना है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो कि डबल कॉमा पर मुश्तमिल होती है उसमें आप 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिख सकते हैं और एस्केप सीक्वेंसेस लिख सकते हैं। और इनकी डिटेल में भी हमने देख लिया कि टेक्स्ट क्या है, वो एक सिंपल मैसेज होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को कैसे डिस्प्ले करना है, और एस्केप सीक्वेंसेस आपकी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा था उसी प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर वो था आर्गूमेंट लिस्ट। ये आर्गूमेंट्स क्या होते हैं? आर्गूमेंट्स लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कहता है इसमें कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं एंड एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। हुज वैल्यूज़ आर टू बी प्रिंटेड, जिनकी वैल्यूज़ आपने प्रिंट करनी होती हैं। असल में हम ये कह सकते हैं कि आर्गूमेंट्स असल में वेरिएबल्स होते हैं, बल्कि वो होते ही वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ को आपने डिस्प्ले करना होता है। अभी एग्जांपल्स में हम देखेंगे, ये चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। तो याद रखें कि आर्गूमेंट्स असल में वो वेरिएबल्स या वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को आपने प्रिंट करना होता है। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है बी सी डी, या मार्क्स वेरिएबल है उसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी है, आप मार्क्स वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जब आप मार्क्स वेरिएबल लिखेंगे तो वो जो मार्क्स का वेरिएबल है उसको हम आर्गूमेंट कहेंगे कि ये एक आर्गूमेंट है। सेकेंड पॉइंट देखें, ईच आर्गूमेंट इन द लिस्ट इज़ सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर एक ही प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर 2 या 3 आर्गूमेंट्स आते हैं तो आप तमाम आर्गूमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। तीसरा पॉइंट है, द वैल्यूज़ ऑफ द आर्गूमेंट्स इज़ प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट स्पेसिफायर। और जो आर्गूमेंट्स की वैल्यूज़ होंगी या वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के ज़रिए जो हैं वो प्रिंट की जाती हैं। जैसे अभी हमने ऊपर फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा, देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर का, इट स्पेसिफाइज हाउ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स विल बी डिस्प्लेड। क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ने ही ये बात का तयन करना होता है कि वेरिएबल की वैल्यूज़ कैसे प्रिंट होंगी, मतलब इंटीजर वेरिएबल हैं या फ्लोट वेरिएबल हैं, उस हिसाब से फिर उनको प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं या जो आर्गूमेंट्स हैं वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अकॉर्डिंग जो हैं वो प्रिंट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, डिफरेंट स्पेसिफायर्स आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। जैसा कि एक मॉडुलस डी आपने देखा, मॉडुलस डी जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए, मतलब अगर कोई इंटीजर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप मॉडुलस डी इस्तेमाल करते हैं। और अगर एक फ़्लोट वेरिएबल है, आप फ़्लोट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर मॉडुलस एफ़ का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से अगर एक करैक्टर वैल्यू है, आप उसकी एक करैक्टर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप मॉडुलस सी का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। द यूज़ ऑफ आर्गूमेंट्स लिस्ट इज़ ऑप्शनल।
अब वो ये कहता है कि ये जो आर्गूमेंट्स होते हैं printf फंक्शन के अंदर, ये जो आर्गूमेंट लिस्ट है ये ऑप्शनल है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें ना करें। हो सकता है कि आप जब कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हो तो आपके पास कोई भी आर्गूमेंट ना हो, मतलब कोई वेरिएबल ही ना हो जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। आप सिंपल एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि आई लव पाकिस्तान। अब ये जस्ट एक मैसेज है, आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, इसमें कोई आर्गूमेंट्स नहीं है, कोई वेरिएबल की वैल्यूज़ आप प्रिंट नहीं करवा रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग ही हो, आर्गूमेंट्स हो ही ना। तो आर्गूमेंट्स इज़ ऑप्शनल, आप इनको यूज़ करें या नहीं भी हैं तो आप फिर भी प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो अपना काम परफॉर्म करेगा। तो ये दो चीज़ें अभी आपके सामने हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गूमेंट लिस्ट, जो प्रिंट एफ फंक्शन का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आर्गूमेंट्स की बात कर रहा है। देखें वो कहता है कि हम प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट। वो कहता है कि आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग को इस्तेमाल किया है लेकिन आर्गूमेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया, तो किस तरह से, उसकी एग्जांपल में वो बता रहा है कि किस तरह से होगा। देखें उसने लिखा है प्रिंट एफ और आगे लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब देखें प्रिंट एफ के बाद उसने डबल कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है, लेकिन उससे आगे कोई भी आर्गूमेंट नहीं है, उसने ब्रैकेट क्लोज किया और उसको सेमीकोलन लगा दिया। मतलब आर्गूमेंट्स इज़ ऑप्शनल हैं, नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, जब ये एग्जीक्यूट होगी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। याद रखना है कि डबल कॉमा के अंदर जो चीज़ भी लिखी जाएगी वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, पाकिस्तान लिखेंगे पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा, ए बी सी कुछ भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। इन द अबव एग्जाम्पल printf फंक्शन कंटेन्स ओनली फॉर्मेट स्ट्रिंग। कहता है ये जो आपके पास एग्जाम्पल है इसमें सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग ही है। देयर इज़ नो आर्गूमेंट लिस्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, एस्केप सीक्वेंसेस, इसमें और कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, जस्ट एक हमने टेक्स्ट इस्तेमाल किया है उसको डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल आर्गूमेंट, सॉरी यहाँ पे विदाउट लिखा हुआ है, विद सिंगल आर्गूमेंट आपने देखना है कि अगर हम एक सिंगल आर्गूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में किस तरह से वो होगा। देखिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है प्रिंट एफ योर मार्क्स आर मॉडुलस डी, और उसके बाद उसने फॉर्मेट स्ट्रिंग को डबल कॉमा से क्लोज कर दिया, फिर कॉमा के बाद उसने एम लिखा है। ये जो एम है ये असल में वो आर्गूमेंट है, ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो देखें फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि एम वेरिएबल के अंदर आपके मार्क्स पड़े हुए हैं जो कि 50 हैं, 50 मार्क्स, तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा योर मार्क्स आर 50। लेकिन ये जो मॉडुलस डी है असल में ये इस m को रेफ़र कर रहा है, मतलब इस m की वैल्यू ये डिस्प्ले करेगा। तो हमारे पास जो मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर वो होगा योर मार्क्स आर 50, मतलब अगर m के अंदर 50 पड़ा हुआ है तो वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। हम ये थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं इसमें। देखें ये जो है यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल आर्गूमेंट, और यहाँ पर सेकंड स्लाइड में भी विद मल्टीपल आर्गूमेंट्स हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस एग्जांपल में हमने देखा कि m जो है वो आर्गूमेंट है। देखें वो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। देखें डबल कॉमा के अंदर एक पार्ट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है यूर मार्क्स आर। देखें अब ये जो यूर मार्क्स आर है ये एक टेक्स्ट है। हमने पढ़ा था ना कि फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर तीन चीज़ें लिखी जा सकती हैं, सिंपल टेक्स्ट लिखा जा सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस्तेमाल होते हैं इसी डबल कॉमा के अंदर, एस्केप सीक्वेंसेस भी इस्तेमाल होते हैं इसी डबल कॉमा के अंदर। तो हमने फ़िलहाल इस डबल कॉमा के अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल की हैं। देखें या यूर से लेकर आर तक हमने एक टेक्स्ट इस्तेमाल किया है, मतलब एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है, और उसके बाद मॉडुलस डी मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डाला है, और डी मॉडुलस हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमने आगे जो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है वो इंटीजर वेरिएबल है, तो इंटीजर्स के लिए मॉडुलस डी इस्तेमाल होता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो इस तरह से ये काम करेगा। इन द अबव एग्जांपल फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स मॉडुलस डी, इट इज़ रिलेटेड टू एम वेरिएबल। वो कहता है कि ये जो मॉडुलस डी है असल में ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये किसको रिलेट कर रहा है, किसके साथ रिलेट कर रहा है, एम के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब इसने एम की वैल्यू को प्रिंट करना है असल में। इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ m विल बी डिस्प्लेड एज इंटीजर, और ये इस बात का तयन करेगा कि m की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर के तौर पे डिस्प्ले की जाएगी। तो इस तरह से ये आपका स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज डिस्प्ले होगा उसमें लिखा होगा योर मार्क्स आर, m की वैल्यू मतलब 50 या 40 जो भी उसमें m में मौजूद होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्गूमेंट्स, अगर आर्गूमेंट्स की तादाद ज़्यादा है, जैसे अभी हमने सिर्फ एक सिंगल आर्गूमेंट यूज़ किया m, लेकिन अब यहाँ पर आर्गूमेंट्स की तादाद हम ज़्यादा करके देखते हैं कि उस एग्जाम्पल में किस तरह से होगा। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एफ, डबल कॉमा में देखें लिखा हुआ है यूर मार्क्स आर, फिर मॉडुलस डी लगा दिया, फिर एंड ग्रेड इज़ मॉडुलस सी लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर अब दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमने प्रिंट करनी है, तो हमें दो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की जगह भी वही है जिस जगह पर हम वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। देखें हमने मार्क्स को प्रिंट करवाना है इस जगह पर, क्योंकि इस जगह पर फॉर एग्जांपल उसमें 50 है तो वो इस जगह पर डिस्प्ले होगा, मतलब यूर मार्क्स आर 50। और इस तरह से ग्रेड जब वो इस जगह पर हमने प्रिंट करवाना है तो वो लिखा होगा एंड ग्रेड इज़, यहाँ पर अगर ग्रेड ए बी सी या जो भी ग्रेड है, ग्रेड हमेशा करेक्टर वैल्यू होती है, ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, इस तरह से आप उनको डिस्प्ले करवाएंगे। और आगे देखें डबल कॉमा क्लोज होने के बाद जब फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब क्लोज हो गई, उसके बाद सिंगल कॉमा के बाद दो आर्गूमेंट्स लिखे हुए हैं, ये आर्गूमेंट लिस्ट है, मतलब दो आर्गूमेंट्स, और दोनों को सेपरेट किया गया है कॉमा के साथ, एक एम आर्गूमेंट है और एक जी आर्गूमेंट है। अब ये जो एम आर्गूमेंट है ये रिलेट कर रहा है इसके साथ, और ये जो जी आर्गूमेंट है ये रिलेट कर रहा है इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ। तो ये एम और जी में जो भी वैल्यूज़ पड़ी हैं वो बिल तरतीब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी और लिखा आएगा। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि एम के अंदर 50 पड़ा हुआ है और जी के अंदर ए पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे योर मार्क्स आर 50 एंड ग्रेड इज़ ए। तो इस तरह से ये पूरा एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें उसने नीचे उसको सारा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से। देखें इन द अबव एग्जांपल फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स टू फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, एक डी के लिए और एक सी, ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए गए हैं। ये जो डी है वो रिलेट कर रहा है एम वेरिएबल के साथ, क्योंकि डी इज़ यूज विद इंटीजर्स, एम के अंदर इंटीजर वैल्यू है। इस तरह से सी रिलेट कर रहा है जी वेरिएबल को, क्योंकि जी के अंदर करैक्टर्स हैं, तो जी जो है वो सी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो करैक्टर वेरिएबल्स को रिलेट करता है। यहाँ पर भी एक मिस्टेक है छोटी सी, आपने इस डी की जगह सी लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं कि सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज्ड विद करैक्टर्स। द साइन, अब इस साइन की बात करते हैं, ये असल में हम इसको मॉडुलस तो कह रहे हैं, लेकिन ये मॉडुलस का साइन नहीं है, ये असल में इंडिकेट्स करता है बिगनिंग ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर का एक सिंटेक्स बना दिया गया कि आप जब भी कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे उसको आपने इस परसेंटेज के साइन से स्टार्ट करना है। तो इतनी सी बात है कि परसेंटेज का साइन सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का स्टार्टिंग है, जो बिगनिंग उसकी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक में से ये एग्जांपल्स ली हैं। एग्जांपल 10.1 को हम देखते हैं। जस्ट इन एग्जांपल का मकसद आपको प्रिंट एफ फंक्शन की वर्किंग समझाना है कि प्रिंट एफ का फंक्शन किस तरह से काम करता है। देखिए उसने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ मैसेज। कहता है कि एक प्रोग्राम बना के दिखाएँ जिसमें एक मैसेज डिस्प्ले होगा, एक सिंपल मैसेज, एंड वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर एंड करैक्टर वेरिएबल्स, और एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाएं और एक करैक्टर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा के दिखाएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हैश इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा लेना है। मेन फंक्शन, ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ा है सारा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, मेन फंक्शन की बॉडी में आप अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। देखें आप जो स्टेटमेंट उसको कहता है कि एक मैसेज डिस्प्ले करवाएं और इंटीजर और करैक्टर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएं। इंटीजर n इज़ इक्वल टू 10, उसने पहले एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, उसमें 10 रख दिया क्योंकि इसको डिस्प्ले करवाने का उसने कहा है। इस तरह से एक उसने करैक्टर वेरिएबल ले लिया और उसका नाम ch है और उसमें उसने सेव करवाया है स्टेरिक। उसके बाद प्रिंट एफ टेस्टिंग आउटपुट, एक मैसेज ले लिया उसने, सिंपल एक मैसेज है। देखें डबल कॉमा स्टार्ट टेस्टिंग आउटपुट उसने लिखा है, एक टेक्स्ट लिखा है और डबल कॉमा को क्लोज कर दिया, इसमें आर्गूमेंट्स नहीं लिखे उसने। और यहाँ पे प्रिंट एफ में देखें सिर्फ उसने आर्गूमेंट के लिए इसको लिखा है कि देखें n की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो जारी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो डबल कॉमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया जाएगा जो कि उससे रिलेट कर रहा होगा। अब n एक इंटीजर है तो उसके लिए d लगाया गया। इस तरह से तीसरे में c लगाया गया क्योंकि हमने करैक्टर वेरिएबल ch का डाटा टाइप करैक्टर है तो करैक्टर को प्रिंट करवाएंगे। तो हम इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर में। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखें ये वो प्रोग्राम है, यहाँ डेव C++ में इसको हमने लिखा हुआ है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले कंपाइल, एरर्स देख लेते हैं, एरर 0 हैं और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। देखें इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा टेस्टिंग आउटपुट। उसके बाद 3 डॉट्स, ये 3 डॉट्स भी असल में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा था। ये देखें सबसे पहला जो प्रिंट हुआ है वो क्या हुआ है, देखें टेस्टिंग आउटपुट
और आगे 3 डॉट्स, ये जो चीज़ है ये प्रिंट हुई है डबल कॉमा के अंदर। मैंने आपको बताया था कि डबल कॉमा में जो भी चीज़ होगी वो प्रिंट हो जाएगी, सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के और एस्केप सीक्वेंसेस के। फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते, बल्कि हमारी आउटपुट को तरतीब देने के लिए या वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट लिखा जाता है डबल कॉमा में वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाता है। तो टेस्टिंग आउटपुट के आगे 3 डॉट्स हैं, तो आप अपनी आउटपुट में भी देख सकते हैं कि उसमें भी टेस्टिंग आउटपुट के बाद 3 डॉट्स हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 10, क्योंकि उसके बाद हमने प्रिंट किया है n की वैल्यू को। ये देखें यहाँ से इस फंक्शन के अंदर, प्रिंट एफ फंक्शन में आप देखें n के अंदर हमने 10 सेव किया। तो जब हमने प्रिंट एफ n किया तो उसने डिस्प्ले किया 10, ये देखें 10 आ गया। उसके बाद स्टैटिक डिस्प्ले है, तो हमने लास्ट में स्टैटिक भी डिस्प्ले किया। ये देखें हमने यहाँ पर ch के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले किया है, और ch में हमने क्या सेव करवाया था, स्टैटिक सेव करवाया था। तो इस तरह से स्टैटिक भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो तीनों प्रिंट एफ फंक्शंस के अंदर जो भी चीज़ डिस्प्ले करवाई है उस तरह से टेस्टिंग आउटपुट, फिर 10 और फिर स्टैटिक, इस तरह से तरतीब से आ जाएगी इसके सामने। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखते हैं 10.2। 10.2 में देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड शोज द सम ऑन स्क्रीन। वो कहता है कि 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, उन नंबर्स को ऐड करें और उनको उसका जो रिज़ल्ट है उसको डिस्प्ले करें स्क्रीन के ऊपर। देखें किस तरह से स्टार्ट किया उसने। पहले 2 वेरिएबल्स लिए, सॉरी उसने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स तो हमने जमा करने हैं और उनका जो रिज़ल्ट होगा वो तीसरे वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो 2 वेरिएबल्स लिए हैं, फ्लोट डाटा टाइप है, एक वेरिएबल का नाम वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और तीसरे का नाम रख दिया RES। वेरिएबल 1 में वैल्यू सेव करवा दी, इनिशियलाइज़ किया उसको, वेरिएबल 2 को इनिशियलाइज़ किया, और फिर इस स्टेटमेंट में उन दोनों वेरिएबल्स को ये देखें उसने प्लस किया है और RES में उसने सेव कर दिया। उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन में उसने किस तरह से लिखा, ये देखें यहाँ से लेकर डबल कॉमा से लेकर इस डबल कॉमा तक, यहाँ तक ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग में उसने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, इसका मतलब कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि क्या डिस्प्ले होगा, वो कहता है सबसे पहले ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि इस पहले वेरिएबल की वैल्यू को रेफ़र कर रहा है। ये देखें ये जो दूसरी है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और RES, ये आर्गूमेंट्स लिस्ट है। 3 आर्गूमेंट्स को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, इसलिए हमने 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे हैं प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर। तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो वेरिएबल 1 की वैल्यू के लिए प्लस का साइन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि डबल कॉमा के अंदर लिखी हुई हर चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के और एस्केप सीक्वेंसेस के। एस्केप सीक्वेंसेस फिलहाल हमने यूज़ नहीं किए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो प्लस जो है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल 2 को रेफ़र कर रहा है, इसका मतलब वेरिएबल 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर तीसरा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो तीसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा, RES के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये देखें ये वेरिएबल सेम वही प्रोग्राम यहाँ बना है। इसको हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं, एरर्स 0 एरर्स हैं, कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम रन करते हैं, ये देखें किस तरह से हुआ। सबसे पहले 24.27, ये देखें वेरिएबल 1 की वैल्यू प्रिंट हुई है 24.27। फिर प्लस का साइन प्रिंट हुआ, ये देखें जिस तरह से प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है ना, ये देखें सेम वही चीज़ प्रिंट होगी। इसकी बात की जा रही है डबल कॉमा फॉर्मेट स्ट्रिंग, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो कुछ लिखा होता है उसी ने प्रिंट होना होता है। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है पहले वेरिएबल की वैल्यू, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, फिर इज इक्वल टू का साइन और फिर उसका रिजल्ट। ये देखें ये तीनों वेरिएबल्स बिल तरतीब जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। ये देखें 24.27, फिर प्लस आ गया, फिर 41.50 दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, फिर उन दोनों को प्लस करके जो जवाब आया 65.77, ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ये जो पॉइंट के बाद इजाफी वैल्यूज़ हैं इनको आप इग्नोर करें, ये फ्लोटिंग नंबर्स हैं तो ये इजाफी आगे ज़ीरोज़ लग जाते हैं, लेकिन आपने इनको इग्नोर ही करना है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। एक और प्रोग्राम है 10.3, उसको हम देखते हैं। इसमें वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ। वो कहता है आपको हाइट एंड विड्थ जो है वो गिवन है, उस हाइट और विड्थ को कैलकुलेट करके आपने एरिया मालूम करना है स्क्वायर का। तो किस तरह से प्रोग्राम है देखें, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल्स हैं, हाइट, दूसरा विड्थ है, तीसरा एरिया। हाइट में 5 असाइन कर दिया, विड्थ में 4 असाइन कर दिया,
एरिया मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो ये होता है कि हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ करें और जो भी रिजल्ट है उसको एरिया में सेव कर दें, इसका मतलब एरिया कैलकुलेट हो गया। और फाइनली हम एरिया के अंदर मौजूद जो भी एरिया कैलकुलेट हुआ है उसको प्रिंट कर देंगे। देखें उसने कैसे प्रिंट किया, फॉर्मेट स्ट्रिंग में उसने लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तक देखें ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, उसने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर। ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना ये टेक्स्ट है, एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये जो आगे हमने आर्गूमेंट्स में एरिया लिखा है ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं किस तरह से। ये देखें एरिया कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल, एरर्स 0 हैं, कंपाइल हो चुका। अब इसको हम रन करते हैं, ये देखें अब हमारे पास डिस्प्ले क्या हो रहा है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सेम वही चीज़ जो प्रिंट एफ फंक्शन में हमने लिखी थी। ये देखें एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यहाँ तक डिस्प्ले। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह 20 डिस्प्ले हुआ है क्योंकि एरिया वेरिएबल को रेफर कर रहा है। ये एरिया में 20 पड़ा है तो 20 डिस्प्ले हो गया। 20 कैसे बना, 5 4 ज़ा 20, और ये जब हमने कैलकुलेशन की थी 5 4 ज़ा 20 और वो 20 एरिया में सेव हो गया था। तो इस तरह से इसका ये डिस्प्ले होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो ये इस्तेमाल है प्रिंट एफ फंक्शन का। अब प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक चीज़ को अभी मिस किया है जो कि एस्केप सीक्वेंसेस हैं, उनको हम डिटेल से देखेंगे। और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने यूज़ तो किए हैं, जैसे कि ये आपने डी इस्तेमाल किया, इसके अलावा सी इस्तेमाल किया, लेकिन इनको भी मज़ीद डिटेल में हम देखेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको तरतीब से देखेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। प्रिंट एफ के फंक्शन के अभी 2 लेक्चर्स और भी हैं, एग्जांपल्स को आप कोशिश करें सॉल्व करने की, प्रिंट एफ फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है। बुक की रीडिंग अच्छी तरह से करें क्योंकि बुक में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी प्रिंट एफ के फंक्शन को समझने के लिए। कोई भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप में लाजमी पूछा करें। जज़ाकल्लाह।